हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो आरडी बाई अंकुर। और आज हम लेकर आए हैं सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी ई बुक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो हम जानते हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। यानी कि जो नंबर हम पढ़ सकते हैं, जो नंबर इमेजिनरी नहीं है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। अब इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? तो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उनका सिंपल सा सिस्टम होता है कि अगर किसी भी वैल्यू का अंडर रूट लेने पर या स्क्वायर रूट लेने पर नेगेटिव आंसर आता है। क्या आता है? सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आंसर आता है तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे कि अगर मैं आपके पास लिखता हूं अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो हम जानते हैं स्क्वायर से रूट हट जाएगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि स्क्वायर करने पर किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ गौर करूं तो नेगेटिव जो है, माइनस जो है वो अंडर रूट के भीतर है, ना कि अंडर रूट के बाहर। अगर कंडीशन होती है हमारे पास क्या, -√1 का स्क्वायर, अगर मैं लिखता ये तो हमारे पास क्या होता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बाहर है तो मतलब ब्रैकेट के जस्ट बाद माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर करने पर वैल्यू पॉजिटिव होती। लेकिन इस कंडीशन में जो हमारे पास अंडर रूट -1 जब हम लिख रहे हैं तो माइनस जो है वो अंडर रूट के भीतर है, इसी वजह से स्क्वायर करने पर ये माइनस नहीं हटेगा और इसका आंसर कितना आएगा, -1। यानी कि जिस वैल्यू का स्क्वायर करने पर अगर जिस वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो रैशनल और इर्रेशनल जो वैल्यूज होती हैं उन सभी का स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। इसलिए रैशनल प्लस इर्रेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। हम जानते हैं रैशनल को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अगर Q जीरो हो जाएगा तो अपन जानते हैं कि किसी भी वैल्यू के नीचे अगर जीरो लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसी वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि Q नेवर बी जीरो इफ Q इज अंडर दी अपॉन या Q इज दी डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि वो क्या रहे, रियल नंबर रहे। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग में, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसको मैंने अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे लिख दिया है EDA। ई मतलब यूक्लिड, डी मतलब डिवीजन, ए मतलब एल्गोरिथम, जिससे कि अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे तो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी डिविडेंड में डिवाइजर का डिवाइड देते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोशेंट मिलता है और क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो उससे हमारे पास ये यूक्लिड एल्गोरिथम बनती है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या बनती है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम जानते हैं डिविडेंड को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल a लिख सकते हैं, और डिवाइजर को हम लिख सकते हैं स्मॉल v, कोशेंट को लिख रहे हैं हम स्मॉल q और रिमाइंडर को हम लिख रहे हैं स्मॉल r। तो यानी कि हमारे पास अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा जाए तो क्या बनेगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बनेगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो गई, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। इसका मतलब है कि r की वैल्यू या तो 0 होगी, रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन b, और b क्या है हमारे पास, डिवाइजर, लेकिन r की वैल्यू कभी भी डिवाइजर के बराबर
नहीं पहुंचेगी, हमेशा डिवाइजर से छोटी ही रहेगी। रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं पहुंचेगी, हमेशा डिवाइजर से छोटी ही रहेगी। अब ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे मान लें कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही रहेगा? तो इसको समझने के लिए मैंने थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लिया, उसको देखते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या मान लिया कि साहब b = 3 है। तो हम जानते हैं अगर मैं 3 का डिवाइड देता हूं 3 में, तो 3 × 1 = 3 और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ r की वैल्यू कितनी हो गई, 0, यानी कि r बराबर 0 हो चुका है। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ा था कि r बराबर 0 हो सकता है। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मैंने क्या किया, मैंने 3 का डिवाइड दिया फिर 4 में, पहले दिया था 3 में, अब मैंने दिया 3 का डिवाइड 4 में। 3 का डिवाइड जैसे ही मैं 4 में देता हूं तो रिमाइंडर कितना निकल के आता है, 4 - 3 = 1 निकल के आता है। अब मैंने 4 की जगह कर दिया 5, जब मैंने 3 का डिवाइड दूंगा 5 में तो 1 टाइम जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 5 - 3 करने पे कितना रिमाइंडर आया, 2 आया। अभी जो वैल्यू है 1 और 2 ये दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? यहाँ पे एक बार हमारा आंसर क्या आया, = 0 आया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, r > 0, यहाँ पर भी क्या है, r > 0 है। अब जैसे ही मैंने क्या किया, 5 के बाद 6 लिया, जैसे ही मैंने यहाँ पे 6 लिया तो क्या हुआ, 3 × 2 = 6, तो 6 - 6 करने में कितना आया, रिमाइंडर फिर से कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, लेकिन b के बराबर कभी भी नहीं पहुंच पाया, यानी कि 3 के बराबर कभी भी नहीं पहुंच पाया, उससे छोटा ही रह जाएगा। जैसे ही अगली वैल्यू आएगी वो फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी वजह से हमने कहा है कि r = 0, ग्रेटर देन 0, बट ऑलवेज लेस देन b। r जो है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, यानी कि डिवाइजर से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अगर हमारे पास डिवाइजर 2 है, b की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास केवल और केवल जो रिमाइंडर होंगे वो क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, ऑब्वियस है, और 1 हो सकता है, 2 या 2 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर 3 है तो 3 से कम, 3 से छोटा वाला ही रिमाइंडर होगा, 3 भी कभी नहीं होगा और 3 से बड़ा भी कभी नहीं होगा। मतलब जो भी डिवाइजर है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा, और उससे एक छोटा ही होगा, उससे ज्यादा छोटा भी नहीं होगा। मतलब हो सकता है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा, 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, और डिवाइजर से हमेशा एक छोटा रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आते हैं हम इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 पर। इसका पहला क्वेश्चन है कि यूजिंग EDA यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए फाइंड करना है HCF फाइंड करना है ऑफ। पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225 और सेकंड क्वेश्चन है 867 एंड 255। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो जो सॉल्यूशन देखें तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। हमें इनका निकालना है, क्या निकालना है, डिवीजन निकालना है, सॉरी HCF निकालना है EDA का यूज करके, यानी कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करके। तो हम जानते हैं डिविडेंड बड़ा होता है और डिवाइजर छोटा होता है। हम लिखते हैं a = b³ + r। तो a की वैल्यू तो क्या होगी, बड़ी, यानी कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, 225। तो a क्या हो जाएगा, 225 एंड b क्या हो जाएगा, 135। नॉर्मल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग EDA। तो हमने लिखा बाई यूजिंग EDA यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने पर क्या होती है, a = b³ + r वेयर r इज ग्रेटर देन = 0 एंड लेस देन b। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखनी है हमें, जो कि मैंने यहाँ रेड पेन से लिखी है, कि टू फाइंड HCF r शुड बी 0 और r इज इक्वल टू 0। अगर हमें HCF फाइंड करना है डिवीजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से या EDA से, तो r की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम बनाएंगे इसमें स्टेप्स। तो पहली स्टेप के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा हुआ है, a = b³ + r। हमने जो रेड लाइन लिखी है इसको आप
कॉपी में भले ही ना लिखें, ये केवल याद करने के लिए है कि आर की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तभी हमें हमारा HCF मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप्स पर। तो सबसे पहले आते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या है, A = BQ + R के अकॉर्डिंग A की वैल्यू कितनी है 225 = B की वैल्यू कितनी है 135। अब 135 का हम 225 में अब डिवाइड देंगे तो अपन जानते हैं 135 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा 270 आएगा, यानी कि 270 क्या है 225 से बड़ा है, तो यानी कि इसमें कितने टाइम डिवाइड जाएगा 1 टाइम डिवाइड जाएगा। कितना जाएगा 1 टाइम, तो 135 इंटू 1। ठीक है, तो 135 इंटू 1 कितना होगा 135, तो हम जानते हैं 225 माइनस 135 करेंगे जब डिवाइड देते हैं, तो 5 - 5 0 और 22 - 13 कितना होता है 90। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 25 = 135 इंटू 1 + 90। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आए तो आपको लिखना तो ऐसे ही है, लेकिन आप चेक आउट करने के लिए कि आपने सही किया या नहीं, आप यहाँ पर या रफ पेज पर आप लिखेंगे 135 डिवाइड 225, 1 टाइम जाएगा 135 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया स्टेप 1 में कि 225 = 135 इंटू 1 + 90। अब हमने गौर किया यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 90, और मैंने क्या कहा था HCF आने के लिए R की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो सिंस R does not equals to 0, तो जब R does not equals to 0 है तो हम बढ़ेंगे स्टेप 2 की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे, स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 में ध्यान रखने वाली बात यह है, चूंकि जो पहले वाला डिविडेंड और डिवाइजर था उनसे तो काम बना नहीं, तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड और डिवाइजर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 के डिवाइजर को बना देंगे डिविडेंड और स्टेप 1 के रिमाइंडर को क्या बना देंगे डिवाइजर, यानी कि 135 क्या बन जाएगा डिविडेंड। मतलब कि जब भी हम एक स्टेप से दूसरी स्टेप में जाएंगे तो हमेशा रखेंगे डिवाइजर बनेगा डिविडेंड और रिमाइंडर बनेगा डिवाइजर। तो 135 या डिवाइजर है तो ये तो क्या बन जाएगा सेकंड स्टेप में डिविडेंड, और 90 क्या रिमाइंडर है तो ये सेकंड स्टेप में क्या बन जाएगा डिवाइजर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 90 का डिवाइड देंगे 135 में। हम जानते हैं 9 2 = 18, तो 90 2 = कितना हो जाएगा 180, और 180 क्या होगा 135 से बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि 1 टाइम डिवाइड जाएगा। तो 90 1 = 90, ये आ गया 90 इंटू 1। तो हमने क्या किया, फिर 135 में से 90 को कर दिया माइनस, तो कितना आएगा 45, तो प्लस में कितना आ गया 45। अब फिर से वही चीज कि R does not equal 0, यानी कि अभी भी हमारे पास HCF निकल के नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अगली स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहली वाली स्टेप तो हो गई खत्म, तो नेक्स्ट पहली वाली स्टेप का डिवाइजर क्या बन जाएगा डिविडेंड, और पहली वाली स्टेप का जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा डिवाइजर, यानी कि 90 क्या बन गया डिविडेंड और 45 क्या बन गया डिवाइजर। अब हम जानते हैं 45 2 = कितना होता है 90, तो 45 इंटू 2 90। अब 90 - 90 कितना होता है 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो यानी कि हैंस R = कितना हो जाएगा हमारे पास 0 निकल के आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब R = 0 निकल के आ गया, यानी कि हमने HCF के लिए जो हमारे पास प्रोबेबल कंडीशन थी कि R = 0 होना चाहिए वो हमने अचीव कर ली है। तो जैसे ही हमने इसको अचीव किया, यानी कि अब HCF निकाल चुके हैं, तो HCF क्या होगा, तो जो लास्ट स्टेप जहां पर R = 0 हुआ उसका जो डिवाइजर होगा तो वो डिवाइजर ही क्या होगा HCF होगा। तो हैंस HCF ऑफ 135, 225 इज 45, क्या हो जाएगा इसका HCF 45 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन था इसका, सेकंड पार्ट था कि 865 से 867 एंड 255। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है 867, तो A की वैल्यू तो हो जाएगी 867, छोटी वैल्यू हो जाएगी B की, B = 255। बाय यूजिंग EDA
फॉर्मूला क्या होता है लिखना भूल गया, लिख देंगे A=BQ+R। जब भी आप सवाल करें तो फॉर्मूला जरूर लिखें, ठीक है। तो अपन ने उसके अकॉर्डिंग जमाया, तो स्टेप 1 में A कितना है 867 = B कितना है 255। हमने डिवाइड देके देखा तो हमें मालूम पड़ा कि 255 इंटू 3 करने पर, अगर अपन 255 की टेबल बनाएंगे तो अपन टेबल बना के देखते हैं। तो क्या सिंपल अगर मैं नॉर्मली मैथमेटिक्स लगाऊं तो यहाँ कितना है स्टार्टिंग में 25 1 2 जा 50, अभी तो 86 से छोटा ही है, 25 3 जा 75, इससे छोटा ही है, 25 4 जा 100, 86 से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो हमने किया 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ रहा है 255 इंटू 3 करने पाया 675, तो 865 में 675 जो माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 102, तो रिमाइंडर कितना आया 102, तो प्लस में 102 लिखा। सिंस r डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम कहाँ जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप पे जब हम बढ़े तो हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 पे जब हम बढ़े तो हमें याद रखना था कि पुरानी वाली स्टेप का डिवाइजर क्या बन जाएगा डिविडेंड, और रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर। फिर हमने क्या किया 102 का डिवाइड देंगे 255 में, तो यहाँ पर सिंपल स्टार्टिंग की 2 डिजिट लेते हैं और यहाँ पर 2 डिजिट लेते हैं। 10 2 जा 20 छोटा है, 10 3 जा 30, 25 से क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या है 2 टाइम डिवाइड जाएगा। तो 10 2 जा कितना होगा 102 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 204 आएगा। तो 255 माइनस 204, तो नॉर्मली 4 माइनस 5 माइनस 4 1, और 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा 51, ठीक है। अब फिर से r डज नॉट इक्वल 0 हो गया, और जब r डज नॉट इक्वल 0 हो गया तो हमने क्या किया, r डज नॉट इक्वल 0 होते ही अगली स्टेप में डिवाइजर को बनाया डिविडेंड, और रिमाइंडर को क्या बनाया डिवाइजर। अब हम जानते हैं 51 2 जा कितना होता है 102, सिंपल सी बात है। तो 102 में से 102 माइनस करने पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, तो यानी कि हम क्या निकाल चुके हैं एचसीएफ निकाल चुके हैं। तो 51 क्या हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही क्या हो जाता है उसका एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 51 निकल चुका है। तो ये रहे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।